बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा स्टार्ट मैं कर रहा हूँ अब इसको यहाँ से। चलिए, आप स्टैंडर्ड देख रहे होंगे, क्या आपको स्टैंडर्ड विजिबल है बेटा? मैंने वही स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट खोला हुआ है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके सामने मौजूद है। ठीक है जी, ओके ना। तो अब यहाँ से हम जो बात शुरू करने जा रहे हैं वो बात क्या, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, रिकग्निशन। IAS 16 का पैराग्राफ नंबर 7 जो है वो रिकग्निशन क्राइटेरिया बताता है जनाब कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पर होने वाला एक्सपेंडिचर लास्ट टाइम भी समझाया था। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर लफ्ज कहाँ इस्तेमाल होता है? जहां आपकी जेब से कुछ जाए, आपकी जेब से जब कोई कैश आउटफ्लो होगा तो उस कैश आउटफ्लो को आप एक्सपेंडिचर का नाम देते हैं। एक्सपेंडिचर बाय नेचर, एक्सपेंडिचर के दो ही ट्रीटमेंट हैं। या तो एक्सपेंडिचर को आप कैपिटलाइज कर देंगे और आप उसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जब आप उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेते हैं तो आप उसको ऐसे ट्रीट करते हैं और ऐसे ट्रीट करके आप उसको कैपिटलाइज कर देते हैं। या फिर आप एक्सपेंडिचर को बेटा क्या मानते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जब आप एक्सपेंडिचर को बाय नेचर रेवेन्यू मान लेते हैं तो आप उसको चार्ज कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी कि आप उसको एक्सपेंस ट्रीट कर देते हैं। मतलब एक्सपेंडिचर के दो ही मुमकिन ट्रीटमेंट हैं, या तो एक्सपेंडिचर को आप कैपिटलाइज कर दीजिए या एक्सपेंडिचर को आप एक्सपेंस मान लीजिए। तो अब जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डेफिनेशन हमने पढ़ी, उस डेफिनेशन पर इनकर होने वाली कॉस्ट के साथ हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट अगर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कहलाएगी, मतलब उस पर इनकर होने वाली कॉस्ट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कहलाएगी, तो यानी कि हम उसको कैपिटलाइज कर रहे हैं, हम उसको उस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट का पार्ट मान रहे हैं और उसे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेटेड कोई कॉस्ट जिसको हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का कॉस्ट का पार्ट नहीं मान रहे और उसको हम एक्सपेंस चार्ज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर रहे हैं और उसको हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं कर रहे। तो ये आपके सामने एक बुनियादी क्राइटेरिया आ रहा है यहाँ पर, और ये बुनियादी क्राइटेरिया क्या है? तो पैराग्राफ नंबर 7 आपके सामने दो बुनियादी बातें रखता है बेटा। The cost of an item of property and equipment shall be recognized as an asset if and only if, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज है, if and only if, सिर्फ और सिर्फ तभी, यानी अगर इन दो में से कोई एक भी क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा तो आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं कर सकते। नंबर 1, इट इज प्रोबेबल। इट इज प्रोबेबल, अब देखें लफ्ज इस्तेमाल हुआ है प्रोबेबल। It is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity। देखिए, हम कहते हैं कि हम एसेट को एसेट जब मानेंगे जब उसका इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना बाकी हो। अच्छा जी, अब ये जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है प्रोबेबल, एक लफ्ज इस्तेमाल हो गया प्रोबेबल। ठीक है जी, एक लफ्ज इस्तेमाल हो गया पॉसिबल। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगा बेटा कि प्रोबेबल और पॉसिबल इन दोनों में फर्क क्या है? इट इज, अगर यहां होता लफ्ज इट इज पॉसिबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द आइटम विल फ्लो टू द एंटिटी, और अगर यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल हो गया है इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द आइटम विल फ्लो टू द एंटिटी, मतलब प्रोबेबल और पॉसिबल, इन दो लफ्जों के फर्क की बात कर रहा हूं। कोई जवाब दे सकता है आप में से बेटा? बोलिए। कोई जवाब देगा आप में से? बताइए। बहुत कम लोग हैं बेटा।
ओके गुड, कुछ अच्छे आंसर्स आए कुछ आपकी तरफ से, चले गुड। अब मैं यहाँ पे आपके सामने लिखता हूँ, ठीक है जी। अब प्रोबेबल का मीनिंग क्या है? मोर लाइकली देन नॉट, मोर लाइकली देन नॉट, ठीक है जी। और पॉसिबल का मतलब क्या है? लेस लाइकली, देन नॉट। प्रोबेबल मोर लाइकली देन नॉट, पॉसिबल लेस लाइकली देन नॉट। जरा इसका मीनिंग समझेगा। अगर मैं बोलता हूँ इट इज प्रोबेबल दैट इट रेन्स, और अगर मैं बोलता हूँ लफ्ज बोलता हूँ इट इज पॉसिबल दैट इट रेन्स, तो क्या मतलब, तर्जुमा क्या हुआ इसका? जब मैं बोलता हूँ इट इज प्रोबेबल दैट इट रेन्स का मतलब क्या है कि आज बारिश होने के इम्कानात ज्यादा हैं ना होने के मुकाबले में। यानी ये बात कि बारिश होगी, ये होने के इम्कानात ज्यादा है ना होने के मुकाबले में, ठीक है जी। अगर मतलब इट इज पॉसिबल दैट इट रेन्स, हाँ भाई शायद आज बारिश हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जनाब कि बारिश होने के चांसेस कम हैं। किसके मुकाबले में? होने के मुकाबले में। तो अब यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ कि इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द आइटम विल फ्लो टू द एंटिटी। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को आप एसेट कब मानेंगे, उस पर इनकर होने वाली कॉस्ट को आप एक्सपेंडिचर को आप एसेट कब मानेंगे, उसकी कॉस्ट में कब शामिल करेंगे? जब उससे मिलने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना क्या हो? प्रोबेबल हो, मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने के चांसेस ज्यादा हो, मोर देन 50% हो। किसके मुकाबले में? ना मिलने के मुकाबले में, ठीक है जी। ये पहली बात। अगर इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने के चांसेस जो हैं वो प्रोबेबल नहीं बल्कि पॉसिबल हैं, तो फिर आप उसको एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे, आप उसको एक्सपेंस ट्रीट कर लेंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो मतलब इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स associated with the item will flow to the entity। ये क्लियरली ये बात आपके सामने आ गई बेटा कि इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना प्रोबेबल होगा। उसके बाद ये पहला क्राइटेरिया आपके सामने। दूसरा क्राइटेरिया क्या है आपके सामने? द कॉस्ट ऑफ द आइटम कैन बी मेजर्ड रिलायबली। क्या मतलब? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। देखो तुम कैरेज पे करते हो, तुमने कैरेज इनवर्ड इन्वेंट्री के लिए पे किया होगा, तुमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है, तुमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो किसी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के लिए बेयर की होगी। अगर तुम्हारे अकाउंटेंट ने सबकी एंट्री कैरेज इनवर्ड के नाम से डेबिट कर दी है, तो क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस मौजूद है जिस एविडेंस की बिना पर तुम उस टोटल कैरेज इनवर्ड के अंदर से, जो कि ट्रायल बैलेंस में अपेयर हो रहा है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के कैरेज इनवर्ड अलग कर लो और अलग करके तुम उसको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट का पार्ट बना दो? अगर तुम्हारे पास एविडेंस मौजूद है, तुम्हारे पास वो इनवॉइसेस मौजूद है जिसके जरिए तुम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पर इनकर होने वाली कॉस्ट को अलग कर सकते हो बाकी दीगर कॉस्ट से, तो फिर वो तमाम कॉस्ट जो होंगी वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट का क्या बनेंगी? पार्ट बनेंगी। द कॉस्ट ऑफ द आइटम कैन बी मेजर्ड रिलायबली, ठीक है जी। तो जो कुछ भी आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट में ऐड करोगे वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से ही बिलोंग करना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो किसी और आइटम की कॉस्ट का पार्ट, ठीक है जी। तो इट मींस दैट ये दो बुनियादी क्राइटेरिया हैं। The cost of an item of property plant equipment shall be recognized as an asset if and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably, ठीक है जनाब। हाँ बेटा, साथ किस किस्म का नॉइज है बेटा?
सात बेटा कैसा नॉइज है बताइए। आवाज अगर कट हो रही है तो फिर इंटरनेट इश्यू होगा जनाब। आवाज अगर कट हो रही है, पंखे की आवाज या कोई साउंड की आवाज तो नहीं, मतलब जो ऐसा नॉइज होता है जैसे एक पंखे की आवाज आ रही होती है, जैसे लास्ट क्लास में थी वैसी आवाज है तो अलग बात है, ठीक है ना। और अगर आवाज कट रही है तो फिर इंटरनेट इश्यू हो सकता है। खैर जनाब, तो मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। तो हमने कहा जनाब ये दो बेस, ये पैराग्राफ नंबर 7 जो है IA-16 का, वो आपके सामने डिस्कस कर रहा है कि किसी भी एक्सपेंडिचर को जो कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा, उसको आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट में कब शामिल करेंगे, जब उस एक्सपेंडिचर का इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना प्रोबेबल होगा और उसकी कॉस्ट को रिलायबली मेजर कर लिया जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब इकोनॉमिक बेनिफिट बोलते किस चीज को बेटा? तो जाहिर सी बात है, जब आप कोई भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट परचेज करते हैं तो आपकी जेब से क्या होता है, कैश आउटफ्लो होता है, और वो आउटफ्लो आपको मुस्तकबिल में फ्यूचर कैश इनफ्लोज जनरेट करके देता है। तो किसी भी एसेट के जरिए जो आप कैश इनफ्लोज जनरेट करेंगे मुस्तकबिल के अंदर, उसी को इकोनॉमिक बेनिफिट का नाम दिया गया है। अगर आपको याद हो बचपन में तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था नेट प्रेजेंट वैल्यू का। तो एनपीवी पढ़ते वक्त आपने क्या सीखा था कि आज आप किसी एसेट को परचेज करने का डिसीजन ले रहे हैं। वो डिसीजन आप कैसे ले रहे हैं कि आज आप उस एसेट के लिए जेब से पैसा खर्च करेंगे। वो जो पैसा आप खर्च करेंगे वो आपके लिए कैश आउटफ्लो है, लेकिन वो जो एसेट फ्यूचर में कैश इनफ्लोज जनरेट करके देगा, वो जो मुस्तकबिल के इनफ्लोज थे, वही तो असल में आपका इकोनॉमिक बेनिफिट्स थे कि भाई ये एसेट पे अगर मैं आज इतना पैसा खर्च करूंगा तो ये मुझे कल इतना कमा के देगा कि मुझे इस जो कमा के देगा कैश इनफ्लो, उसमें मेरी कॉस्ट भी आ जाए और मुझे प्रॉफिट भी मिल जाए। ठीक है जनाब, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अब इकोनॉमिक बेनिफिट जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसे एक बिल्डिंग है, अगर एक बिल्डिंग आप खरीद लेते हैं तो आप बिल्डिंग को रेंट पे देकर उसके जरिए रेंट का कैश इनफ्लो जनरेट कर सकते हैं। एक गाड़ी है, आपने कार परचेज कर ली और आप रेंट ए कार का बिजनेस कर रहे हैं, तो रेंट ए कार में गाड़ी को आप रेंट पे देकर डायरेक्टली उसका कैश इनफ्लो जनरेट कर सकते हैं। लेकिन जनाब कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका कैश इनफ्लो डायरेक्ट नहीं है, बल्कि दे प्रोवाइड इनडायरेक्टली इनडायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट। वो दूसरे एसेट्स के साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम एक फैक्ट्री की बात करें तो यार फैक्ट्री का जो प्लांट एंड मशीनरी है, इनफ्लो तो प्लांट एंड मशीनरी जनरेट करके दे रहा है। प्रोडक्शन कौन दे रहा है? प्लांट एंड मशीनरी दे रहा है। लेकिन क्या वो प्लांट एंड मशीनरी लैंड और बिल्डिंग के बगैर कोई प्रोडक्शन दे सकता है? प्लांट कहाँ लगेगा? लैंड पर। उस लैंड के ऊपर आपको एक सुटेबल बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, इसको आप फैक्ट्री बिल्डिंग बोलेंगे। तो प्लांट लगाने के लिए आपको लैंड बिल्डिंग की जरूरत है। इसका मतलब प्लांट के अकेले का इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है, प्लांट लैंड बिल्डिंग ये सब मिलकर आपको इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहे होंगे। ठीक है जी। अच्छा जनाब, तो अब यहां पर कुछ और चीजें इसमें आती हैं कि इकोनॉमिक बेनिफिट, जैसे अगर हम बात करते हैं इंस्टीट्यूट्स की, तो इंस्टीट्यूट में अगर हम एक क्लासरूम को एनालाइज करते हैं जनाब, तो क्लासरूम को जब हम एनालाइज करते हैं, अपने इंस्टीट्यूट को हम एनालाइज करते हैं, तो हमें क्लासरूम में फर्नीचर क्या क्या दिख रहा है? हमें क्लासरूम में फर्नीचर दिख रहा है, चेयर्स, हमें क्लासरूम में फर्नीचर दिख रहा है, बोर्ड फिक्सचर्स, डोर्स, विंडोज, एसी, फैन, ये बहुत सारे आइटम दिख रहे हैं। अब ये तमाम के तमाम आइटम्स जो हैं हमें इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहे हैं, लेकिन कौन सा आइटम कितना इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है ये हम मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब मिलकर काम कर रहे हैं और ये मिलकर एक इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करके दे रहे हैं। तो अगर आपको किसी भी एसेट के बारे में ये मालूम करना हो कि उसका इकोनॉमिक बेनिफिट एग्जिस्ट करता है ये नहीं करता, तो आपके पास एक फार्मूला है, उसका नाम है माइनस फार्मूला।
कि अगर आपको डायरेक्टली पता नहीं लग रहा हो कि किस एसेट का कितना इकोनॉमिक बेनिफिट है, तो आप एक फार्मूला अप्लाई करें, माइनस फार्मूला। अगर आप उस एसेट को माइनस करें, किसी भी एसेट को अगर आप माइनस करें, तो अगर उसके माइनस होने से आपके इकोनॉमिक बेनिफिट में अगर क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, तो किसी एसेट के माइनस होने से अगर इकोनॉमिक बेनिफिट में कमी आ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि आप जान लीजिए कि उस एसेट का आपके बिजनेस के रेवेन्यूज जनरेट करने में कंट्रीब्यूशन था। जैसे आपने उसको माइनस किया, मतलब इंस्टीट्यूट में आप कुर्सियां हटा दें, तो कुर्सियां हटाने से क्या होगा, बच्चे जमीन पे बैठेंगे। तो जमीन पे जब बच्चे बैठेंगे तो ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट के रेवेन्यूज पे क्या होगा, फर्क पड़ेगा। तो इसका मतलब बाज दफा ये होता है कि हम किसी भी एसेट का जानते तो हैं कि इकोनॉमिक बेनिफिट है, लेकिन कौन सा एसेट हमें कितना इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करके दे रहा है ये हम जान नहीं पा रहे होते। तो कुछ एसेट्स मिलके काम कर रहे होते हैं, जो एसेट्स मिलके काम कर रहे होते हैं तो उनका इकोनॉमिक बेनिफिट एक दूसरे पर क्या करता है, डिपेंड करता है। ये तमाम बातें आगे बहुत काम आएंगी जनाब आप सबको, इन तमाम बातों को आपने जहन में रखना है जनाब। ठीक है जी, तो ये आपके सामने एक बुनियादी डिस्कशन कर दिया मैंने आपके साथ, तफसीली बहस हो गई बहुत अच्छी खासी, लेकिन चले। ठीक है, अब अगर आप कुछ आगे पढ़ते हैं पॉइंट्स जो कि आपके सामने हैं। ठीक है ना, तो अब आपके सामने कुछ और पॉइंट्स हैं। पैराग्राफ नंबर 8, items such as spare parts, standby equipment, service equipment are recognized in accordance with IFRS when they meet the definition of property plant equipment. Otherwise, such items are classified as inventory. तो स्पेयर पार्ट्स के कुछ इक्विपमेंट होते हैं, उसके लिए आपको डिसाइड ये करना होता है जनाब के दे आर मटेरियल और इमटेरियल। तो मैंने आपको समझाया जनाब कि कुछ आइटम हैं जिनको हम स्टोर्स, स्पेयर्स एंड लूज टूल्स का नाम देते हैं। तो जो स्टोर्ड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स हैं उनको हम स्टोर्ड एंड, जब तक वो हमारे इस्तेमाल में नहीं होते हम उनको स्टोर्स एंड स्पेयर्स के तौर पर क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। जैसे ही हम उनको इस्तेमाल कर लेते हैं तो हम उन स्टोर्स एंड स्पेयर्स को कंज्यूम मानते हैं और चार्ज करते हैं प्रॉपर्टी एंड प्लांट इक्विपमेंट में। तो स्टोर्ड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स को हम क्या ट्रीट करते हैं बेटा, इन्वेंट्री ट्रीट करते हैं। लेकिन ये इन्वेंट्री स्टॉक इन ट्रेड से मुख्तलिफ है। स्टॉक इन ट्रेड उस इन्वेंट्री को बोलते हैं जो हमने खरीदी होती है या तो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए, या वो वर्क इन प्रोग्रेस होता है या वो फिनिश गुड्स होती हैं। लेकिन स्टोर, स्पेयर एंड लूज टूल ऐसी इन्वेंट्री है जो हमारी अपनी कंजम्पशन के लिए। ठीक है जी, तो स्टोर में जो कुछ भी है, जो कुछ भी स्पेयर में हमारे पास है, कोई स्पेयर आइटम हमारे पास रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर कोई सिग्निफिकेंट पार्ट है स्पेयर में रखा हुआ तो उसको हम अलग से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके सामने कुछ बातें मैंने यहाँ पर रख दी और इन बातों को आगे लेके चलते हैं हम आपके सामने। ठीक है, तो पैराग्राफ नंबर 9 भी आप देख लें। This standard does not prescribe the unit of measure for recognition, that is what constitutes an item of property plant equipment. Judgment is required in applying the recognition criteria to an entity's specific circumstances. It may be appropriate to aggregate the individually insignificant items such as molds, tools and dies to apply the criteria to aggregate value. ये वही मटीरियलिटी एंड एग्रीगेशन प्रिंसिपल यहाँ पे डिफाइन आपके सामने हो रहा है। आपके सामने पहले भी समझाया था, कैलकुलेटर्स, स्टेपलर्स, परफोरेटर्स, इस तरह के आइटम जो हैं जिनकी जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डेफिनेशन को तो क्वालिफाई करते हैं बेटा, लेकिन क्योंकि उनकी कॉस्ट इमटेरियल होती है लिहाजा हम उनकी कॉस्ट को प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के तौर पे क्या रिकॉग्नाइज नहीं करते और हम उनको चार्ज कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है जी, और एक दो बातें और इसमें हुई हैं। हो सकता है कुछ चीजें आपके लिए इंडिविजुअली इनसिग्निफिकेंट हो लेकिन एग्रीगेट होने के बाद आपके लिए सिग्निफिकेंट बन जाए। तो अगर आपके पास स्टॉक रखा हुआ है किसका, कैलकुलेटर्स का, आपके पास स्टॉक रखा हुआ है किसका, मतलब एक्स्ट्रा जो स्पेयर में है, तो उन तमाम आइटम्स को आप एग्रीगेट करके इन्वेंट्री के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो
ये तमाम बातें आपसे पहले भी आईए लेवल पे भी डिस्कस हुई हुई है। अच्छा जी, उसके बाद पैराग्राफ नंबर 10 भी आपके सामने, ठीक है जी। An entity evaluates under this recognition principle all its property, plant, equipment costs at time they are incurred. These costs include this cost includes costs incurred initially to acquire or construct an item of property, plant, equipment, and cost incurred subsequently to add, replace part of or service it. The cost of an item of property, plant, equipment may include costs incurred relating to lease of assets that are used to construct, add, or replace part of or service an item of property, plant, equipment, such as depreciation of right of use of asset. अब ये कुछ टेक्निकल बातें हैं, मैं आपके सामने आसान लफ्जों में रखता हूँ। देखो, जब भी हम किसी प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आपने एक मशीन परचेज की, तो मशीन आपने बाहर से इंपोर्ट की, अभी ये मशीन अवेलेबल फॉर यूज नहीं है, तो हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के पर इनकर होने वाले कॉस्ट को दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। तो वो जो सुनिएगा बात को अच्छी तरीके से ताकि समझें आप बात को। वो दो हिस्से क्या कहलाएंगे? इनिशियल कॉस्ट। पहला हिस्सा कहलाएगा इनिशियल कॉस्ट और दूसरा हिस्सा कहलाएगा सब्सिक्वेंट कॉस्ट। एक इनिशियल कॉस्ट है और एक सब्सिक्वेंट कॉस्ट है। इनिशियल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट के अवेलेबल फॉर यूज होने से पहले पहले इनकर हो, यानी मतलब एसेट को जब तक एसेट इस कंडीशन में ना आ जाए कि वो अवेलेबल फॉर यूज हो जाए, तब तक इनकर होने वाली कॉस्ट क्या कहलाएगी? इनिशियल कॉस्ट, जिसकी तफसील नीचे भी आ रही है। दूसरी कॉस्ट वो कॉस्ट है जो प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट के अवेलेबल फॉर यूज होने के बाद इनकर हो रही है, यानी अब प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट ऑपरेशनल हो गया, अवेलेबल फॉर यूज हो गया, और अवेलेबल फॉर यूज यानी आपके इस्तेमाल में आ गया, आपने उससे इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। तो उसके बाद जो आप कॉस्ट इनकर कर रहे हैं किस पर? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट पर, वो कहलाएगी सब्सिक्वेंट कॉस्ट। तो कॉस्ट के दो हिस्से हैं बेटा, एक हिस्सा इनिशियल कॉस्ट है, दूसरा हिस्सा सब्सिक्वेंट कॉस्ट है। तो यहाँ पर आपके सामने जो बात हुई है, ये प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट पर इनकर होने वाली कॉस्ट जो कि इनिशियल कॉस्ट है, वो प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट की कॉस्ट का पार्ट बनेगी। लेकिन जब प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट अवेलेबल फॉर यूज हो जाता है, तो बहुत सारी कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जिसको हम उसके अवेलेबल फॉर यूज होने के बाद हम प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट की कॉस्ट का पार्ट नहीं मानते। जैसे अगर आप आम रिपेयर मेंटेनेंस परफॉर्म करते हैं, तो नॉर्मली रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज नॉट कैपिटलाइज एज अ पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट। ठीक है जी। उसके बाद वो लेबर जो मशीन को ऑपरेट कर रहा है, उस लेबर की जो वेजेस हैं उसको आप क्या करते हैं? प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट की कॉस्ट में शामिल नहीं करते। इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, इस तरह की जो कॉस्ट है वो प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती। हाँ, अगर आप सब्सिक्वेंटली प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट को 2 साल 3 साल इस्तेमाल करने के बाद उसमें कोई रिप्लेसमेंट करते हैं, कोई पार्ट रिप्लेस करते हैं जो कि सिग्निफिकेंट पार्ट हो, तो पुराना पार्ट निकालकर आप नया पार्ट ऐड करते हैं, तो ये में भी एक एडिशन कहलाएगा जो कि प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट की कॉस्ट का पार्ट कहला सकता है। ठीक है, जिसको हम प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट की कॉस्ट का पार्ट मानेंगे। ठीक है, तो ये तफसील आपके सामने है, स्टैंडर्ड आपके सामने है, ये बुनियादी बातें आपके सामने हमने रखी हैं। मैं चाहता हूं कि इसकी समरी भी आपके सामने बना दूं, लेकिन ये कि मैं चाह रहा था कि एक स्टैंडर्ड पे आपकी नजर रहे। आमतौर पे स्टूडेंट जो है स्टैंडर्ड रीड नहीं करते। हाँ, डिफिकल्ट है इसको देखना, लेकिन ये लैंग्वेज एक दफा पढ़ी भी होनी जरूर चाहिए। बहुत से लोग भागते हैं इन चीजों को देखने से, लेकिन बहरहाल कोई इशू नहीं है इसके अंदर। तो ये आपके सामने है जनाब, पैराग्राफ नंबर 10 फिर रीड करता हूं आपके सामने। एन एंटिटी इवेलुएट्स अंडर दिस recognition principle all its property, plant, equipment cost at the time they are incurred.
यानी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के ऊपर इनकर होने वाली कॉस्ट के ऊपर हमें ये प्रिंसिपल अप्लाई करना है। कौन सा प्रिंसिपल? पैराग्राफ नंबर 7, 8 और 9। These costs include costs incurred initially to acquire or construct an item of property plant equipment। किसी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को मतलब इसके अंदर वो तमाम कॉस्ट शामिल होंगी जो उस वक्त इनकर की जा रही है जिस वक्त प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एक्वायर किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है, या फिर खुद से बनाया जा रहा है। हो सकता है कि आप अपनी बिल्डिंग खुद से कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो, या फिर हो सकता है आप बनी बनाई बिल्डिंग कहीं से परचेस कर लें। दोनों बातें मौजूद हैं। तो ये लाइन जो है ये इनिशियल कॉस्ट को रेफर कर रही है। उसके बाद the cost of an item of property plant equipment may include cost incurred relating to leases of assets that are used or construct add to replace part of or service of an item of property plant equipment। देखें, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आप एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो बिल्डिंग बनाने में क्या लगता है? मटेरियल लगता है, सीमेंट, सरिया, बजरी, ये सब बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट है। वो लेबर जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा है उसकी वेजेस जो है वो बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट है। लेकिन देखिए, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हो सकता है कि आपने कुछ प्लांट मशीनरी जो है ना, कुछ मशीनरी आपने रेंट पे ली। वो जो मिक्सर है या वो जो लिफ्टर है जिसके जरिए वो छत डालने का प्रोसेस जो है परफॉर्म किया जा रहा है, वो तमाम चीजें अक्सर और बेशतर हम रेंट पे लाते हैं। तो जाहिर सी बात है वो जो मशीनरी हमने रेंट पे ली है उसका रेंट भी हम क्या करेंगे? बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट मानेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक लफ्ज आ गया है नीचे, राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट। ये IFRS 16 लीजेस से बिलोंग करता है। तो अब इसको इस तरह समझ लें कि अगर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को कंस्ट्रक्ट करने में हमने अपना कोई एसेट इस्तेमाल किया है, वो एसेट जो हमारे यूज में था, हो सकता है वो लिफ्टर हमारा अपना परचेस किया हो सकता है वो मिक्सर हमारे खुद के पास मौजूद हो। तो अगर वो हमारा खरीदा हुआ या हमारा लीज पे लिया हुआ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है तो फिर हम उसको, वो ऑलरेडी हमारी बुक्स में कैपिटलाइज होगा, तो फिर हम उसका रेंट तो पे नहीं कर रहे होंगे। तो फिर हम बिल्डिंग की कॉस्ट में क्या ऐड करेंगे? फिर हम बिल्डिंग की कॉस्ट में इन तमाम आइटम्स की डेप्रीसिएशन ऐड करेंगे भाई, कि ये जो लिफ्टर है, ये जो मिक्सर है, ये इस्तेमाल हुआ है इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में, तो लिहाजा इसकी डेप्रीसिएशन या डेप्शन का पोर्शन जो है वो बिल्डिंग की कॉस्ट का क्या बनना चाहिए? पार्ट बनना चाहिए। तो बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं, बहुत जनरल बातें हैं। अगर आप इनको समझने की कोशिश करें तो बहुत आपको बातें समझ में आएंगी बेटा इस हवाले से। तो अब दोबारा मैं आता हूं, आगे बढ़ता हूं, और आगे बढ़ने के बाद ये आपके सामने रख दिया, और ये आपके सामने क्या क्या रख दिया कि भाई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की जो कॉस्ट है उसको दो हिस्सों में तोड़ दिया गया है। एसेट के अवेलेबल फॉर यूज होने से पहले पहले उसको हम इनिशियल कॉस्ट बोलेंगे। एसेट के अवेलेबल फॉर यूज होने के बाद क्या बोलेंगे? उसको हम सब्सिक्वेंट कॉस्ट बोलेंगे। ठीक है जी। तो अब जरा तवज्जो से देखिएगा और सुनिएगा। 11 पैराग्राफ कहता है, आइटम्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मे बी एक्वायर्ड फॉर सेफ्टी और environmental reasons. The acquisition of such property plant equipment, although not directly increasing the future economic benefits of any particular existing item of property plant equipment, may be necessary for an entity to obtain the future economic benefits from it other assets। ये वही बात है जो मैं पीछे आपके सामने डिस्कस कर चुका हूं कि हो सकता है कि एसेट का खुद से कोई डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट ना हो, लेकिन वो दूसरा एसेट पहले एसेट से इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल करने में मदद कर रहा हो, तो दोनों मिलकर इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा हूँ। अब इसकी एग्जांपल क्या है? देखिए, फर्ज करें एक सीमेंट फैक्ट्री है, और सीमेंट फैक्ट्री जो है वो आप जानते हैं जो वहां से धुआं निकलता है वो पॉल्यूटेड होता है, वो आसपास के एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है। तो अगर गवर्नमेंट कोई उस पोल्यूशन को रोकने के लिए कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के ऊपर कोई इस तरह का, मतलब उसके ऊपर कोई फिल्टर लगाने की बात करती है ताकि वो धुआं फिल्टर होकर वहां से निकले। अगर कोई बिजनेस जो है वो केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करता है तो केमिकल इंडस्ट्री में जो केमिकल्स आप डिस्पोज ऑफ करते हैं उनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए कोई इक्विपमेंट आपको लेना पड़े ताकि वो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट ना करे। अगर आप वो इक्विपमेंट नहीं लेंगे तो गवर्नमेंट आपको ऑपरेट करने नहीं देगी। ये तमाम बातें इसमें फॉलो करती हैं। तो बाज़ दफा आपको सेफ्टी इक्विपमेंट लेने पड़ते हैं, जैसे
बाज़ दफा क्या होता है, स्मोक डिटेक्टर्स। स्मोक डिटेक्टर क्या है जनाब, कि जहां कहीं भी पता लगे थोड़ी बहुत आग लगी तो फौरन से, मतलब कोई धुआं उठा तो फौरन से स्मोक डिटेक्टर्स ने डिटेक्ट कर लिया। फैक्ट्री में लगाने की जरूरत क्या है इसको? इस स्मोक डिटेक्टर का प्रोडक्शन से कोई डायरेक्ट ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन आपके एम्प्लॉइज की, आपकी फैक्ट्री की सेफ्टी के लिए सब कुछ किया जा रहा है। तो अगर आप ये इक्विपमेंट परचेज करते हैं इस तरह के, तो फिर ये डायरेक्टली तो आपको कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं दे रहे, लेकिन ये आपको यानी आपके बिजनेस को ऑपरेट करवाने के लिए, यानी आपके बाकी यानी एसेट्स से इकोनॉमिक बेनिफिट लेने के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो लिहाजा आप इस तरह के आइटम्स को भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ही ट्रीट करेंगे। अच्छा जी, एक और एग्जांपल ले लें इसके ऊपर। आप एक जैसे जूम, जिस पर हम अपनी क्लास ले रहे हैं, इनके पास मुख्तलिफ सर्वर्स होंगे। तो सर्वर्स बाकायदा मुख्तलिफ बिल्डिंग में इंस्टॉल हुए होंगे। आपको पता है सर्वर जो है वो 24 घंटे चलता है, और यानी हीट कर जाता है, हीटअप हो जाएगा सर्वर बंद हो जाएगा। तो सर्वर हीटअप ना करे तो वहां पर कूलिंग, उनको कूल करने के लिए एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाया हुआ है। तो अब एयर कंडीशनिंग सिस्टम सर्वर को ऑपरेट तो नहीं कर रहा, लेकिन सर्वर के इन्वायरमेंट को, यानी जिस बिल्डिंग में वो सर्वर्स इंस्टॉल हुए हैं उनके इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए क्या है, जरूरी है। तो इसलिए अब इस केस में हमें जो चीज इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करके दे दी है वो सर्वर है, लेकिन सर्वर से इकोनॉमिक बेनिफिट लेने के लिए हमें एयर कंडीशनिंग इंस्टॉल करना भी क्या है, जरूरी है। तो लिहाजा दोनों आइटम जो है वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के तौर पे क्या होंगे, रिकग्नाइज होंगे। ठीक है जनाब। अच्छा जी, अब उसके बाद आपके सामने सारी बातें। अच्छा, सच आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्वालिफाई फॉर रिकग्निशन एज एन एसेट। ये मैं लाइन पढ़ रहा था, कौन सी? 5th लाइन, सच आइटम्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, यहां से पढ़ रहा हूं। Such items of property plant equipment qualify for recognition as asset because they enable an entity to drive future economic benefits from related assets in excess of what could be derived had those items not acquired। यही वो माइनस फार्मूला है। कहता है अगर हम इन आइटम्स को इंस्टॉल ना करते तो हमारा एक्चुअल इकोनॉमिक बेनिफिट जो आज है वो नहीं होता, यानी कि उससे कम होता। मतलब अगर आप जानना चाहते हैं कि किसी भी आइटम का इकोनॉमिक बेनिफिट है तो आप उसको माइनस करके देखो। तो अगर उसको माइनस करने से आपके टोटल इकोनॉमिक बेनिफिट में कमी आती है तो इसका मतलब जिस चीज को आपने माइनस किया है उसका भी इकोनॉमिक बेनिफिट था। इस चीज को समझने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, a chemical manufacturer may install new chemical handling process to comply with environmental requirements for the production and storage of dangerous chemicals। Related plant enhancements, यानी कि आपने एक हैंडलिंग प्रोसेस प्लांट लगाया, केमिकल हैंडलिंग प्रोसेस किया, ताकि आपके पास जो डेंजरस केमिकल्स हैं उससे आपको कोई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम ना हो, वो आपके इन्वायरमेंट को डैमेज ना करें, वो आपके इन्वायरमेंट को पॉल्यूट ना करें। तो फिर आपने जो अभी इन्हेंसमेंट की है अपने सिस्टम के अंदर, क्या उस इन्हेंसमेंट को आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के तौर पर रिकॉग्नाइज करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो लिखा हुआ क्या आ गया जनाब यहाँ पर? फॉर एग्जाम्पल, केमिकल मैन्युफैक्चरर में इंस्टॉल न्यू केमिकल हैंडलिंग प्रोसेस to comply with environmental requirements for the production and storage of dangerous chemicals। Related plant enhancement are recognized as an asset because without them the entity is unable to measure, so the entity is unable to manufacture and sell chemicals। However, the resulting carrying amount of such an asset and related assets is reviewed for impairment in accordance with IAS 36। impairment का तस्करा मैं कर चुका हूँ कि impairment जो है, समझ लें impairment को मैं आज आपके सामने फिर एक और तरीके से डिफाइन करता हूँ। इस तरह समझ लें कि इम्पेयरमेंट एक एसेट को लगने वाली बीमारी है। एसेट जब बीमार हो जाता है ना तो हमको बोलते हैं ये इम्पेयर हो गया है। और बीमारी क्या है उसको हम समझेंगे जरा कि भाई एसेट को भी बीमारी लगती है कि हाँ भाई आपका इन्वेस्ट किया हुआ एसेट बीमार हो सकता है। ठीक है जी, वो बीमार, उसके बीमारी का भी क्या है, क्राइटेरिया है। वो कितना ज्यादा बीमार है, उसकी बीमारी का लेवल क्या है, ये सारी बातें हम आपसे कर रहे होंगे। तो यहां तक मैं आपसे पूछूंगा बेटा कि आपको क्या ये मेरी गुफ्तगू समझ में आती है जो मैं आपसे कर रहा हूँ इस वक्त? क्योंकि मैं तो स्टैंडर्ड रीड करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
ठीक है, प्लीज बेटा जवाब देंगे, आपके जवाब का मुंतजिर रहूंगा बेटा। कि अगर ये गुफ्तगू आपको समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। सबसे पूछ रहा हूँ, सबसे, चंद स्टूडेंट से नहीं पूछ रहा। बराए मेहरबानी सब लोग थोड़ी जहमत कर लें और जवाब दे दें, ठीक है, गुड। तो ये डिस्कशन आपके सामने है, ये स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड अगर आप रीड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा स्ट्रांग बनेंगे। मेरे पास दो ऑप्शन होंगे बेटा, अगर आप स्टैंडर्ड रीड करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो इसकी समरीज आपके सामने रख दी जाए, बस ट्रीटमेंट आपको बता दिया। तो पढ़ाने के दो तरीके होते हैं, मेरे पास दोनों तरीके अवेलेबल है, मैं दोनों तरीके से पढ़ा सकता हूँ। लेकिन मैंने कहा स्क्रीन आपके सामने होगी, आमतौर पर बुक रीड तो नहीं करते, शायद स्क्रीन रीड कर लें। मैंने कहा मौका अच्छा है तो मैं स्क्रीन, वैसे तो क्लास के अंदर आमतौर पर मैं ये IAS 16 स्टैंडर्ड से नहीं पढ़ाता, क्योंकि FAR 1 इज नॉट ओपन बुक एग्जाम। अगर स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत रीड करता हूँ तो ज्यादातर FAR 2 में रीड करता हूँ और स्टैंडर्ड को तरजीह देता हूँ रीड करने पर, अगर बच्चा इंटरेस्टेड हो। क्योंकि आमतौर पर बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता तो फिर हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट समरीज लिखवा देते हैं बच्चों को। ठीक है जी, बिल्कुल डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा बेटा, डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट को मैं आपको लिंक देता हूँ, लिंक दे दूंगा, उस लिंक से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये हमारे सामने आपका डिस्कशन रहा कि अब तक का डिस्कशन क्या रहा हमारा, अब तक का हमारा डिस्कशन ये रहा बेटा, नंबर 1 के प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट में जो कॉस्ट होगी वो जब भी कैपिटलाइज की जाएगी जब इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना प्रोबेबल हो। और नंबर 2 कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। फिर हमने कहा कॉस्ट के कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं, एक इनिशियल कॉस्ट है और एक सब्सिक्वेंट कॉस्ट है। इनिशियल कॉस्ट एसेट के अवेलेबल फॉर यूज होने से पहले पहले। अब मैं इनिशियल कॉस्ट को ही कंटिन्यू करूंगा बेटा, मैं अभी सब्सिक्वेंट कॉस्ट की तरफ नहीं जाऊंगा। सब्सिक्वेंट कॉस्ट का तस्करा मैं करूंगा जब जब एसेट के अवेलेबल फॉर यूज होने की बात हम कर लेंगे। अच्छा जी, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं डायरेक्ट जंप कर रहा हूं कहां पर, अब ये देखिएगा जरा, ये एक एरिया है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का, इसको मैं कहता हूं मेजरमेंट, या स्टैंडर्ड बोलता है मेजरमेंट एट रिकग्निशन। क्या बोलते हैं बेटा, मेजरमेंट एट रिकग्निशन। दिखाई दे रहा है बेटा आप सबको, मेजरमेंट एट रिकग्निशन ना। यानी कि अब जब आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को रिकग्नाइज कर रहे हैं, जब आप उसको एसेट मान रहे हैं, तो आप उसको एसेट मानते हुए उसकी कॉस्ट में क्या कुछ ऐड करेंगे, उसकी कॉस्ट के एलिमेंट्स क्या होंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये तमाम वो तकरीबन ये तमाम वो कॉस्ट है जो हम आमतौर पे कंसीडर करते हैं इनिशियल कॉस्ट रिकग्नाइज करते हैं, क्योंकि इनिशियल कॉस्ट रिकग्नाइज करते वक्त ही हम उसको एसेट ट्रीट कर रहे होते हैं। सब्सिक्वेंट कॉस्ट में ज्यादातर हम जो आइटम्स होते हैं उनको हम डायरेक्टली चार्ज कर रहे होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बहुत रेयर होता है कि हम सब्सिक्वेंट कॉस्ट में किसी आइटम को हम कैपिटलाइज करें। वो सिनेरियो आपके सामने आएंगे, डेवलप होंगे, सारी बातें आपके सामने जनरेट होंगी। अभी आपके सामने बेटा मेजरमेंट एट रिकग्निशन है, यानी मतलब जिस वक्त आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को रिकग्नाइज कर रहे हैं उस वक्त आप उसकी कॉस्ट को किस तरह मेजर करेंगे, यानी उसकी कॉस्ट में आप क्या कुछ ऐड करेंगे। ठीक है जी, तो ये आपके सामने क्या, एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दैट क्वालिफाइज फॉर रिकग्निशन एज एन एसेट। देखो अब जरा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जब खुद क्वालिफाई हो गया एसेट बनने के लिए, कब, जब उसने वो पैराग्राफ नंबर 7 वाला क्राइटेरिया पूरा कर दिया कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना प्रोबेबल है और कॉस्ट उसकी रिलायबली एस्टिमेट की जा सकती है। तो फिर उसकी कॉस्ट में अब क्या क्या शामिल करना है, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या हैं, तो जरा देखिएगा बेटा। कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कंप्राइजेस नंबर 1 इट्स परचेज प्राइस। परचेज प्राइस, जिस प्राइस पे हम उसको परचेज कर रहे हैं, अगर आप उसको बाहर से कहीं से इंपोर्ट कर रहे हैं तो क्या करें, परचेज प्राइस में आप ऐड कर दें इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटीज एंड नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट
ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट्स। रिबेट्स का मतलब होता है सब्सिडीज। सब्सिडीज गवर्नमेंट बाज दफा आपको किसी एसेट को खरीदने में हेल्प करती है, सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट ग्रांट का टॉपिक आपके पास यहाँ पर मौजूद है, तो सब्सिडीज या गवर्नमेंट ग्रांट को हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, वो भी हम साथ साथ देख लेंगे। बहरहाल तो इसकी एग्जाम्पल हम इस तरह लेते हैं, फर्ज कर लीजिए बेटा, इसकी एग्जाम्पल हमने इस तरह ली कि फॉरवर्ड स्पोर्ट्स एक कंपनी है सियालकोट में। ये वो कंपनी है जिसने लगातार 2 फीफा वर्ल्ड कप के लिए फुटबॉल मैन्युफैक्चर किया, जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला वर्ल्ड कप फुटबॉल बनाने के लिए, फॉरवर्ड स्पोर्ट्स सियालकोट। ठीक है जी। तो फॉरवर्ड स्पोर्ट्स ने, अभी आप जानते हैं फीफा वर्ल्ड कप हुआ था मेरे ख्याल से 2018 में हुआ और 14 में हुआ, ऐसे ही शायद, एक 14 में हुआ और एक 18 में हुआ। तो जब 14 में हुआ तो उस वक्त काफी अरसे बाद पाकिस्तान को ये ऑर्डर मिला था या ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था। उस कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट ये थी कि नंबर 1 हैंडमेड फुटबॉल नहीं होना चाहिए, नंबर 2 चाइल्ड लेबर इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये कंडीशन उन्होंने पूरी करनी थी इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो उन्होंने प्लांट इम्पोर्ट किया बाहर से, ताकि एक ऐसा फुटबॉल बन सके जो कि हैंडमेड ना हो, मशीन मेड हो। ठीक है जी। तो उन्होंने वो मशीन बाहर से इम्पोर्ट की। तो फर्ज कर ले भाई, फॉरवर्ड स्पोर्ट्स खुद कहाँ पर है, सियालकोट में, और उन्होंने बाहर से मशीन इंपोर्ट की। तो ऑब्वियसली मशीन इंपोर्ट की तो उसमें नेगोशिएशन इन्वॉल्व होगी, मशीन की प्राइस कितनी थी। ठीक है जी। फर्ज कर लें बेटा, मशीन की प्राइस वहां से कोट हुई 25 मिलियन। अगर 25 मिलियन मशीन की कॉस्ट है, लेकिन उन्होंने नेगोशिएट किया, नेगोशिएट करने पर उनको बेटा 20% क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। तो जो मशीन उनको पड़ रही थी 25 मिलियन की, अब वो उन्होंने परचेज की कितने की, 20 मिलियन की। तो आपने क्या किया, लिस्ट प्राइस उठाई। लिस्ट प्राइस कितनी है, 25 मिलियन। उसमें से आपने 20% ट्रेड डिस्काउंट का कर दिया, माइनस कर दिया, क्या मिला आपको, आंसर आ गया 20 मिलियन। ये इसके अंदर समझ लें कि CIF कॉस्ट, इंश्योरेंस, फ्राइट सब मिलाकर रास्ते का इंश्योरेंस और पोर्ट तक पहुंचने तक के लिए जो जितनी कॉस्ट थी वो सारी मिलाकर इसमें शामिल थी। और पोर्ट तक आपको ये मशीन कितने की पड़ी, 20 मिलियन की। अच्छा, अब इसको पोर्ट से क्लियर करवाना है। तो पोर्ट से क्लियर करवाने के लिए आपको इस पे पे करनी है कस्टम ड्यूटी। ठीक है जी। सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स भी पे करना पड़ता है, लेकिन इनकम टैक्स का ताल्लुक क्योंकि इस एसेट की कॉस्ट से नहीं है, तो हम इनकम टैक्स को मशीन की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। तो इसमें इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि मशीन की कॉस्ट में आप वो इम्पोर्ट ड्यूटीज तो आप शामिल करेंगे, लेकिन जो फर्दर टैक्सेस हैं उनकी नेचर जो है वो नॉन रिफंडेबल होनी चाहिए। मतलब अगर आप उन टैक्सेस को मुस्तकबिल में जाके कहीं भी क्लेम कर लेंगे या एडजस्ट कर लेंगे, तो रिफंडेबल या एडजस्टेबल टैक्सेस जो है वो प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। सेल्स टैक्स रिफंडेबल भी हो सकता है, सेल्स टैक्स एडजस्टेबल भी हो सकता है, और सेल्स टैक्स जो है वो नॉन रिफंडेबल भी हो सकता है। तो सेल्स टैक्स को प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट की कॉस्ट का पार्ट जब मानना है जब वो सेल्स टैक्स नॉन रिफंडेबल हो। अगर सेल्स टैक्स के आगे लफ्ज इस्तेमाल हुआ हुआ एडजस्टेबल या रिफंडेबल, तो फिर आप सेल्स टैक्स को प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट की कॉस्ट में शामिल नहीं करेंगे। ये चीज ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है जी। तो कस्टम ड्यूटी पे कर दी, इनकम टैक्स पे कर दिया, सेल्स टैक्स पे कर दिया, फेडरल एक्साइज ड्यूटी पे कर दी। ये सब कुछ पे करने के बाद आपने मशीन पोर्ट से बाहर क्लियर करवा ली। अब मशीन कहाँ पड़ी हुई है बेटा, पोर्ट कासिम कराची, और वहां से ले जानी है सियालकोट। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। ऐसा ही है। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतना महंगा, आप प्लांट ला रहे हैं बाहर से, तो ये सब कुछ करने के बाद आपको रास्ते का इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। इसको हम बोलेंगे इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। तो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट आ गया बेटा। उसके बाद ये मशीन पहुंच गई कहाँ पर, सियालकोट पहुंच गई, प्रेमिस तक पहुंच गई। क्या ये अवेलेबल फॉर यूज हो गई? नहीं। अभी ये मशीन क्या होनी है, इंस्टॉल होनी है, इंस्टॉलेशन इसकी होनी है। तो इस पे इंस्टॉलेशन कॉस्ट खर्च होगी। इसकी इंस्टॉलेशन को सुपरवाइज करेगा, तो जो बंदा सुपरवाइज करेगा उसकी सैलरी, उसके वेजेस।
इसको इंस्टॉल करने के लिए साइट को प्रिपेयर करना पड़ेगा, हो सकता है इलेक्ट्रिकल वायरिंग रिक्वायर्ड हो मुख्तलिफ किस्म की, हो सकता है साइट को प्रिपेयर करना हो, उस प्लेस को तैयार करना हो जहां पर वो मशीन इंस्टॉल होगी, तो साइट प्रिपरेशन कॉस्ट क्या होगी, इसके ऊपर इनकर होगी, वो भी कैपिटलाइज होगी। इस मशीन को इंस्टॉल करने में जितना भी लेबर इन्वॉल्व है उन सबके वेजेस जो होंगे इस मशीन की कॉस्ट का क्या बनेंगे, पार्ट बनेंगे, सो ऑन। ये सारी बातें इसमें मौजूद हैं, ठीक है जी। फिर जब ये मशीन इंस्टॉल हो जाएगी तो इसकी एक टेस्टिंग परफॉर्म होगी, मतलब, और टेस्टिंग परफॉर्म होगी ऑब्वियसली लो प्रोडक्शन लेवल पर। अब माशाल्लाह आप सब इकोनॉमिक्स पढ़कर आए हैं, आप सब क्यूएमटी पढ़कर आए हैं, तो जब हम एक मशीन से टेस्टिंग के तौर पे कम यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो कम यूनिट्स प्रोड्यूस करने की कॉस्ट क्या होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करने की कॉस्ट कम होती है पर यूनिट कॉस्ट। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं फिक्स कॉस्ट शेयर हो जाती है, लेकिन जब हम कम यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे टेस्टिंग पर्पस के लिए तो फिक्स कॉस्ट क्या होगी, पर यूनिट ज्यादा होगी, इसलिए हर एक यूनिट जो प्रोड्यूस करना होगा वो हमारे लिए महंगा पड़ेगा। तो जब हम टेस्टिंग के लिए क्या करते हैं, टेस्ट प्रोडक्शन लेते हैं, तो टेस्ट प्रोडक्शन को हम क्या करते हैं, टेस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट को हम कैपिटलाइज करते हैं, और जो हमने प्रोडक्शन बनाई है, आउटपुट जनरेट किया है टेस्टिंग के लिए, उसको अगर हम मार्केट में बेच दें तो उसको बेचकर जो सेल प्रोसीड मिलती है उस प्रोसीड को हम प्रोडक्शन कॉस्ट से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। मतलब यानी कि हम नेट टेस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। ये तमाम बातें आपके सामने मौजूद हैं, आप अगर आप इनको पढ़ना शुरू करें तो मैं आपके सामने सारी बातें रख रहा हूँ। तो यहाँ पर बुनियादी जो मैंने एग्जांपल्स दी असल में वो पॉइंट नंबर बी की एग्जांपल्स थी, और जो आगे लिखी भी आ रही है आपके सामने। मैं फिर इसको पढ़ूंगा यहाँ पर कि एसेट की कॉस्ट में क्या शामिल होगा, परचेज प्राइस। और याद रखिएगा, आप जब बाहर से किसी प्लांट को, मशीनरी को, बाहर से किसी भी चीज को आप इंपोर्ट करते हैं तो आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है जी। क्योंकि आप एक चीज अगर आप पैसे बाहर भेज देंगे फौरी तौर पर तो आपको पता नहीं है वो मशीन आप तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी। अगर वो मशीन बाहर वाले आपको भेज दें यहाँ पर तो उनको डर है किस चीज का, पेमेंट का। तो दोनों पार्टीज के दरमियान ट्रस्ट नहीं है, तो उस ट्रस्ट को कायम करने के लिए बैंक्स गारंटी लेते हैं और बैंक एक डॉक्यूमेंट बना के देता है, उसका नाम होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। तो आप इंपोर्ट करने के लिए एक इंपोर्ट डॉक्यूमेंट बनाते हैं, इसका नाम होता है लेटर ऑफ क्रेडिट, और बैंक आपसे उस लेटर ऑफ क्रेडिट के लेता है चार्जेस। तो लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन करने के जो चार्जेस हैं वो भी आपके एसेट के परचेस कॉस्ट का क्या है, पार्ट है। ये तमाम एग्जांपल्स में दे रहा हूं ताकि एक मैक्सिमम एग्जांपल क्या होता है कवर हो जाए। तो मैं फिर इसको रीड कर रहा हूं कि एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जब वो एलिजिबल हो गया कि उसको हम कैपिटलाइज करें तो अब उसकी कॉस्ट में क्या कुछ शामिल होगा, परचेज प्राइस, इंपोर्ट ड्यूटीज, नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट्स और रिबेट्स। फिर उसके बाद बी में कहता है हर वो कॉस्ट जो एसेट को अवेलेबल फॉर यूज करने में हेल्प करे, जिसको हम बोलते हैं एनी कॉस्ट डायरेक्टली attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it। वो जो पोर्ट से क्लियर करवाने के बाद इंस्टॉलेशन से लेकर टेस्टिंग तक का प्रोसीजर था, ये सारी कॉस्ट क्या कहलाएगी बेटा, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। इसको हम एंसिलियरी कॉस्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंसिलियरी कॉस्ट। तो ये तमाम कॉस्ट क्या करेंगे, हम कैपिटलाइज करेंगे और एसेट की कॉस्ट का पार्ट मानेंगे। तो any cost directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by the management। ये मतलब उस एसेट को उस वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जो जो कॉस्ट इनकर होगी वो हम कैपिटलाइज करेंगे। तो आगे मैं पॉइंट नंबर सी को स्किप करके अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो अगला पॉइंट क्या है, वो है एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। यानी ये जो पॉइंट बी था ऊपर, उस पॉइंट बी में डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जो है वो क्या क्या है, मतलब जो अभी बताया ना कि एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जो डायरेक्टली है, जो फर्दर कॉस्ट इनकर होगी, उसमें ये तमाम आइटम आपके सामने आ रहे हैं। पॉइंट नंबर ए क्या है, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ द आइटम ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट। टेक्निकल बात है थोड़ी सी, यानी कि अगर किसी एसेट के आने से किसी एम्प्लॉय को रिटायर होना पड़े
बाज़ दफ़ा हम कोई न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं और हमारे ओल्ड एम्प्लॉयज इस कैपेबल नहीं होते, इस काबिल नहीं होते कि वो हमारी न्यू टेक्नोलॉजी के सर्वाइव कर सके, तो उनको रिटायर हो जाना पड़ता है। तो अब किसी एसेट के आने से अगर किसी एम्प्लॉय को जाना पड़ेगा तो उस एम्प्लॉय की जाने की जो कॉस्ट है, यानी उसके रिटायरमेंट पर जो उसके रिटायरमेंट बेनिफिट्स अराइज होते हैं, उसको जो ग्रेच्युटी मिलेगी, उसको जो प्रोविडेंट फंड मिलेगा, सो ऑन, वो सब कुछ जो होगा वो उस आने वाले एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। उसके बाद मतलब आसान लफ्जों में ग्रेच्युटी तो उसका क्या कहते हैं, वैसे उसने जो काम किया है उसका ताल्लुक भी ग्रेच्युटी से है, लेकिन उसको अर्ली रिटायरमेंट ऑप्ट करनी पड़ रही है। यानी कि जो उसकी रिटायरमेंट एज थी उससे पहले वो अगर वो रिटायर होता है किसी एसेट के आने की वजह से, तो जो आप उसको कंपनसेशन देंगे उसकी अर्ली रिटायरमेंट के ऊपर, वो कंपनसेशन असल में क्या होगी, एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगी। उसके बाद बी पॉइंट है कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन अभी बताया मैंने आपको कि प्लांट पहुंच गया, अब साइट प्रिपेयर करनी है, उसके लिए सुटेबल वायरिंग सिस्टम चाहिए। प्लांट जहां इंस्टॉल होगा उस प्लेस को उस कंडीशन में लाने की जरूरत है जहां पर वो प्लांट सुटेबली क्या हो सके, इंस्टॉल हो सके। तो कुछ बिल्डिंग में अमेंडमेंट्स करने की जरूरत है, सो ऑन। उसके बाद इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट। उसके बाद जनाब ये ट्रांसपोर्टेशन वगैरह इसमें शामिल हो गया। इंस्टॉलेशन असेंबली कॉस्ट अभी बताया आपको, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, जो सुपरवाइजर है उसकी सैलरी या जो लेबर्स इसको इंस्टॉल कर रहे हैं उनकी उनकी वेजेस वगैरह सब कुछ इसमें क्या होगा, शामिल होगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग वेदर द एसिड इज फंक्शनिंग प्रॉपर्ली आफ्टर डिडक्टिंग द नेट प्रोसीड फ्रॉम सेलिंग एनी आइटम प्रोड्यूस्ड व्हाइल ब्रिंगिंग द एसिड टू द लोकेशन एंड कंडीशन सच एज सैंपल्स प्रोड्यूस्ड व्हेन टेस्टिंग द इक्विपमेंट। टेस्टिंग इक्विपमेंट, जब आप किसी भी प्लांट मशीनरी को टेस्ट कर रहे हैं या टेस्ट प्रोडक्शन ले रहे हैं, तो वो टेस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट उस एसिड की कॉस्ट में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और अगर वो सैंपल आप मार्केट में कहीं बेच देते हैं तो उससे जो सेल प्रोसीड मिलेगी क्या कर देंगे आप, उसको उस टेस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट में से माइनस कर देंगे। और नंबर एफ जो है वो क्या है, प्रोफेशनल फी। ठीक है जी। तो जैसे अगर मिसाल के तौर पर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसमें आर्किटेक्ट जो आपको नक्शा बना के दे रहा है वो क्या है, प्रोफेशनल है, उसकी प्रोफेशनल फी इन्वॉल्व है। ठीक है। अगर आप बिल्डिंग क्या कहते हैं खरीदने जाते हैं तो उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व है वो प्रोफेशनल फी है। रजिस्ट्रेशन वगैरह के चार्जेस वगैरह हैं, सब चीज़ें उसमें आती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी वो उस बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट बनेंगी। तो ये तमाम बातें आपके सामने है बेटा, और इतनी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन ये पॉइंट्स आपको जहन में रखने की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं दोबारा वापस आता हूँ पॉइंट नंबर सी पर। अच्छा, पॉइंट नंबर सी क्या है, initial estimate of the cost of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period. ठीक है। लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल और टेक्निकल है, लेकिन मतलब अगर आप उस पर गौर करेंगे तो आप, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको बात समझ में आएगी। इसको तोड़ तोड़ के पढ़ लें। देखिए, अगर किसी एसेट के कंस्ट्रक्ट होने की वजह से, उसके इंस्टॉल होने की वजह से, उसके असेंबल होने की वजह से, उसको डिसमेंटल करने की यानी एक एसेट, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की, और अगर गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि ये बिल्डिंग 25 साल बाद आप डिसमेंटल कर देंगे, ये कब होता है? बड़ी सिंपल सी बात है। देखें, अगर दुनिया भर में हम कवानीन देखें या कानून जो भी है दुनिया भर में अप्लाई होता है, उसमें क्या है, जमीन की मिल्कियत जो है वो अक्सर गवर्नमेंट के पास होती है। तो आप क्या करते हैं, गवर्नमेंट से जमीन लीज पे लेते हैं,
लेकिन उस पर जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जाती है वो आपकी अपनी होती है। तो लीज होल्ड लैंड होता है, बिल्डिंग आप खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर मान लीजिए लीज पीरियड जो है वो 25 साल है जमीन का, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये बिल्डिंग आज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट की जमीन पर, तो 25 साल बाद तो ये लीज एक्सपायर हो जानी है। तो 25 साल बाद क्या होगा? 25 साल बाद गवर्नमेंट की जमीन आपने गवर्नमेंट को वापस करनी है। तो गवर्नमेंट ये बोलेगी भाई जैसी जमीन मैंने तुम्हें दी थी मुझे वैसी वापस चाहिए। यानी कि जब मैंने जमीन दी थी उस पर कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं था, कोई बिल्डिंग नहीं थी, तो ये बिल्डिंग आपने कंस्ट्रक्ट की है, तो जब जब आप हमें ये लैंड वापस करो तो हम इस स्ट्रक्चर को हम रिमूव नहीं करेंगे, ये भी आपकी जिम्मेदारी है कि आप रिमूव करके हमें जमीन साफ करके दोगे। समझे बात या नहीं? तो बताने का मतलब ये हुआ कि बास केसेस के अंदर एक एसेट कंस्ट्रक्ट होने की वजह से उसको रिमूव करने की ऑब्लिगेशन हम पर क्रिएट होती है। तो अगर किसी एसेट को कंस्ट्रक्ट करने की बिना पर उसको रिमूव करने की ऑब्लिगेशन आपके बिजनेस के ऊपर क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है, तो वो ऑब्लिगेशन भी उस बिल्डिंग की कॉस्ट का क्या बनेगी, पार्ट बनेगी। तो अगर आज की डेट पर आपने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है, एक प्लांट कंस्ट्रक्ट किया और उसको कंस्ट्रक्ट होने की बिना पर उसको रिमूव करने की ऑब्लिगेशन आप पर क्रिएट हो रही है, तो उस ऑब्लिगेशन को आप एक तरफ एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे, दूसरी तरफ क्या करेंगे, आप उसको लायबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे। मतलब आप उसकी एंट्री पास करेंगे एसेट डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट फॉर एग्जांपल, एंड प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। प्रोविजन मतलब लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, डीकमिशनिंग लायबिलिटी के तौर पर क्या कर देंगे, आप क्रेडिट कर देंगे। अच्छा जी, तो अब ये लायबिलिटी हम क्रिएट क्यों कर रहे हैं? जाहिर सी बात है कि हम ये लायबिलिटी सेटल तो कब करेंगे, बिल्डिंग की लाइफ के एंड पर, 25 साल के एंड पर, लेकिन लायबिलिटी क्रिएट कैसे होगी हम पर? तो हमने कहा जनाब वो वजह जिस वजह से हम पर ये लायबिलिटी क्रिएट हुई थी वो वजह क्या थी, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्ट होना। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होते ही हमें बिल्डिंग मत हम पर बिल्डिंग के डिसमेंटल करने की लायबिलिटी क्या हो गई, क्रिएट हो गई। लायबिलिटी की डेफिनेशन अगर याद हो, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन as a result of past obligating event, the settlement of which results in outflow of economic resources. Settlement of which results in outflow of economic resources. ठीक है जी, तो लायबिलिटी की डेफिनेशन आपके सामने रख दी मैंने, और वो डेफिनेशन क्या है, वो डेफिनेशन क्या है? तो हमने कहा जनाब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट, द सेटलमेंट ऑफ व्हिच रिजल्ट्स इन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तवज्जो करें इस डेफिनेशन के ऊपर। लायबिलिटी एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, कैसे क्रिएट हुई, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट। जरा इस पे गौर कीजिएगा। तो डिसमेंटलिंग की लायबिलिटी हम पर क्यों क्रिएट हो रही है, वो वजह जिस वजह से हम पर उस बिल्डिंग को डिसमेंटल करने की ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही है, वो वजह क्या है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्ट होना। अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट ना होती तो हम पर हम पर उसको डिसमेंटल करने की कोई ऑब्लिगेशन अराइज नहीं होती। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई है, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होने की वजह से उसको डिसमेंटल करने की हम पर क्या हुई है, ऑब्लिगेशन अराइज हुई है। ये तमाम बातें ध्यान में रखिएगा। सेटल कब होगी, जाहिर सी बात है जब बिल्डिंग की लाइफ मुकम्मल होगी, जब जब ये लीज एक्सपायर होगी, तब जब हम गवर्नमेंट को उस चीज को वापस करेंगे तब हम उसको सेटल कर देंगे, मतलब हम उसको वाकई डिसमेंटल कर देंगे। तो आज हमें डिसमेंटलिंग कॉस्ट को बिल्डिंग की एक तरफ तो बिल्डिंग की कॉस्ट में डेबिट कर देना है, दूसरी तरफ उससे रिलेटेड क्या कर देनी है बेटा, लायबिलिटी क्रेडिट कर देनी है। इन तमाम बातों को आपने जहन में रखना है। उम्मीद करता हूं यहां तक आप तमाम बातें जहन में रखेंगे। ठीक है जी। नाउ अब मैं वापस आता हूं इन तमाम पैराग्राफ की तरफ। जो 17 पैराग्राफ था वो क्या था, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जो थी वो कौन कौन सी थी। ठीक है, अच्छा अब अगर हम जाते हैं कहां पर,
पैराग्राफ नंबर 19 पे जंप कर रहा हूँ। 18 भी एक पैराग्राफ है, लेकिन उसकी बात मतलब फिर वो दोबारा आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इस 18 से बिलोंग करने वाले स्टैंडर्ड IS 37 अभी आपके कोर्स में नहीं है, तो इसकी बात कभी ना कभी तो आपसे हो ही जाएगी बहरहाल। लेकिन मेनली जो अभी आपसे रिलेटेड बातें हैं वो सारी की सारी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वो क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ कॉस्ट दैट आर नॉट कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ठीक है जी, मतलब वो तमाम कॉस्ट जिसको आपने बतौर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं करना। यानी अगर आपको ये तमाम कॉस्ट बताई जा रही हूँ इनिशियल कॉस्ट को मेजर करते वक्त, तो इन तमाम कॉस्ट को आपने पीपी की कॉस्ट में ऐड नहीं करना। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग न्यू फैसिलिटी, आपने कोई इनोग्रेशन, मतलब जाहिर सी बात है फैक्ट्री अगर आपने बनाई है, तो आप अगर फैक्ट्री का इनोग्रेशन करते हैं, तो नई ब्रांच आपने लॉन्च की है उसका आप इनोग्रेशन करते हैं, तो इनोग्रेशन पर जो एक्सपेंसेस इनकर होंगे वो एक्सपेंसेस जो हैं वो हम कैपिटलाइज नहीं करते। ठीक है ना बेटा, क्योंकि हमें उसका कोई इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, वो एक्सपेंस से चार्ज कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, पाकिस्तान में कोई बिजनेस शुरू किया, कुरान खानी करवा ली, उस पर खाना वाना खिला दिया, सो ऑन, तो ये तमाम बातें, ये तमाम जो एक्सपेंडिचर्स हैं ये चार्ज होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं, कोई नया प्लान लगाते हैं, तो आप अपनी प्रोडक्ट की पहले से ही एक प्रमोशन शुरू कर देते हैं, अभी वो प्रोडक्ट लॉन्च भी नहीं होती, तो अभी आपका एक तरफ प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन, लेकिन आपने अपनी प्रोडक्ट को पहले ही मार्केट में प्रमोट करना शुरू कर दिया है, तो जो प्रमोशनल एक्टिविटीज हैं इसमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना प्रोबेबल नहीं होता। ठीक है ना, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कभी भी एसेट की डेफिनेशन को क्लासिफाई नहीं करती। हाँ, ये हो सकता है कि एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट प्रीपेड हो जाए, प्रीपेड होना एक अलग बात है, कैपिटलाइज एसेट के तौर पे कैपिटलाइज होना, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बनना एक अलग बात है। तो कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस मार्केट में, अगर आप एक कोई नई प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करने जा रहे हैं, तो उस जैसे आप देखते हैं कि गूगल ग्लासेस या गूगल की डिफरेंट टेक्नोलॉजीज अभी मार्केट में आई नहीं होती, उससे पहले ही वो उनके प्रमोशन शुरू हो जाते हैं, ताकि लोगों से एक आइडिया जनरेट हो जाए कि भाई लोग जो है वो आपकी प्रोडक्ट का कितनी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं, उनका रिस्पॉन्स क्या होगा। तो मतलब प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं, जिसपे एक्सपेंडिचर इनकर होता है, वो हरगिज उस एसेट की प्लांट जो कॉस्ट है उसका पार्ट नहीं बनेगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन और विद अ न्यू क्लास ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, तो जब आप अपने बिजनेस को और प्रमोट करते हैं, आप अपने बिजनेस को एक क्या कहते हैं नई जगह प्लांट लगाते हैं, तो जो नई जगह आपने प्लांट लगाया है वो प्लांट तो कैपिटलाइज होगा, लेकिन वहां पर आप स्टाफ हायर कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो स्टाफ हायर करने के बाद जो स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट होती है वो कैपिटलाइज नहीं होती, क्योंकि स्टाफ ट्रेनिंग देने के बाद आप स्टाफ के ऊपर जो ट्रेनिंग कॉस्ट इनकर हुई है उसको आप एसेट नहीं मानते, क्योंकि एसेट होने के लिए कंट्रोल होना जरूरी है। कंट्रोल मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट को हासिल करने की सलाहियत, एबिलिटी टू ऑब्टेन इकोनॉमिक बेनिफिट, एबिलिटी टू रिस्ट्रिक्ट अदर्स फ्रॉम ऑब्टेनिंग इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम योर एसेट्स। तो मतलब एक तरफ आपने स्टाफ को ट्रेनिंग दी और उस ट्रेनिंग से उसकी स्किल्स क्या हो गई, इनहेंस हो गई, उसको कोई अच्छी जॉब मिल गई, वो आपके पास से जॉब छोड़ के चला गया, तो आमतौर पर हम स्टाफ के ऊपर इनकर होने वाली ट्रेनिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करते बतौर एसेट। तो ये सारे आइटम वो हैं जो एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं होंगे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल ओवरहेड्स, तो अदर फिक्स कॉस्ट जो हैं, जो इस एसेट की कंस्ट्रक्शन से बिलोंग नहीं करती, जो आपकी रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, जैसे अगर मिसाल के तौर पर एक बिल्डिंग अगर कंस्ट्रक्ट हो रही है, तो इसकी एग्जांपल थोड़ी हटके मैं देना चाह रहा हूँ, एक बिल्डिंग एक कंस्ट्रक्ट हो रही है और एक बिल्डर है, अब ऑब्वियसली बिल्डर के लिए तो ये बिल्डिंग जो है वो प्रॉपर्टी बनाने की इक्विपमेंट नहीं है, उसके लिए तो इन्वेंट्री, लेकिन एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ मैं आपको इससे मुताल्लिक। चले मैं फिर इसको किसी और तरीके से डील करता हूँ। बहरहाल, तो बताने का मतलब ये भी यहाँ पर यह है कि जो आपकी आम तौर पर एडमिशन कॉस्ट है, अगर ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट ना होती, ये प्लान इंस्टॉल ना होता, तब भी आप एम्प्लॉयज को अपनी सैलरी पे कर रहे होते, तब भी आप एडमिशन कॉस्ट इनकर कर रहे होते, तो ऐसी तमाम कॉस्ट जो इस एसेट के होने या ना होने से फिर भी इनकर हो रही होती, तो आप उसको इस एसेट की कॉस्ट का पार्ट ना बनाए, मतलब इसका मतलब ये लिया जाएगा। ठीक है जी, ओके।
उसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। पैराग्राफ नंबर 20 आपके सामने है। Recognition of cost in the carrying amount of an item of property and equipment ceases when the item is in the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by the management। क्या मतलब बेटा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की जो कॉस्ट है वो सीज हो जाएगी। सीज मतलब यानी कि उसको आप कैपिटलाइज करना रोक देंगे जब वो उस कंडीशन में आ जाए यानी कि आसान लफ्जों में जैसे ही प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अवेलेबल फॉर यूज हो गया तो उसकी इनिशियल कॉस्ट कैपिटलाइज हो गई। मतलब वहां पर आके अब आप कॉस्ट उसमें मजीद कुछ ऐड नहीं करेंगे। अब उसके बाद वो एसेट रिकॉग्नाइज हो गया, अब उसका सब्सिक्वेंट कॉस्ट वाला मामला शुरू हो गया। ठीक है जी। तो अब उसके बाद क्या करेंगे, सब्सिक्वेंटली आप उसको डेप्रिशिएट करेंगे, उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस देखेंगे, उसको ऑपरेट करने की कॉस्ट देखेंगे, लेबर कॉस्ट, लेबर के वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये सारे आइटम आप चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद देयरफॉर कॉस्ट इनकर्ड इन यूजिंग और रीडिप्लॉइंग एन आइटम आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ दैट आइटम। यानी कि अगर आप एसेट के अवेलेबल फॉर यूज के बाद उसको यूज करते हैं तो उसको यूज करने की जो कॉस्ट है, जो उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट है, उस ऑपरेशनल कॉस्ट को आप बतौर एसेट कैपिटलाइज नहीं करते बल्कि उसको आप सीधा चार्ज करते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। या फिर अगर आप एक एसेट को इंस्टॉल होने के बाद एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो वो ट्रांसफर कॉस्ट भी आप कैपिटलाइज नहीं करते। ये तमाम बातें यहाँ पर मौजूद है। For example, the following costs are not included in the carrying amount of an item of property and equipment. Cost incurred while an item capable of operating in the manner intended by the management has yet to be brought into use or is operated less than full capacity। ठीक है जी। यानी कि आप जानते हैं कि इनिशियली जो है किसी भी एसेट की जो कैपेसिटी होती है वो फुल यूटिलाइज नहीं हो रही होती। आहिस्ता आहिस्ता आप उसको उसकी फुल कैपेसिटी पे लेकर आते हैं। तो जब वो एसेट अपनी पूरी फुल कैपेसिटी को इस्तेमाल नहीं कर रहा होता तो हो सकता है कि आप अपनी कुछ फिक्स कॉस्ट रिकवर ना कर पा रहे हो और वो फिक्स कॉस्ट रिकवर ना होने के बिना पर आपको लॉसेज हो रहे हो। तो अगर आप ये सोचेंगे भाई मुस्तकबिल में जाके तो हम इसको फुल कैपेसिटी पे इस्तेमाल करेंगे, तो एक काम करते हैं कि हम आज के ऑपरेटिंग लॉसेस को कैपिटलाइज कर देते हैं और ताकि एसेट की कॉस्ट में क्या हो जाए, ऐड हो जाए, और ये मुस्तकबिल की डेप्शन बनकर उस पीरियड में जाकर रेवेन्यू से मैच हो जाए जहां पर हम अपने एसेट को फुल कैपेसिटी में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह की तमाम कॉस्ट जो हम कैपिटलाइज नहीं करते, लॉसेस तो हम क्या करते हैं फौरी तौर पर हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ठीक है। तो initial operating losses such as those incurred while demand for the items output build up। उसके बाद cost of relocating or reorganizing part or all of the entities operation। तो जब आप रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं, अपनी किसी फैक्ट्री को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं, तो ये जो आपकी रीऑर्गेनाइजिंग या रीलोकेटिंग कॉस्ट है, इसको भी आप किसी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट का पार्ट नहीं मानते। तो ये आपके सामने बहुत तफसीली पॉइंट्स हैं और ये इन तमाम पॉइंट्स को आप देखें, समझें। ठीक है। उसके बाद कुछ और इसमें पॉइंट्स मैं ऐड कर दूं, ये मैं अब यहाँ से फिर आपको पढ़ा भी दूंगा। अच्छा, हो सकता है कि आप कोई आइटम जो है वो अपने पास से ट्रांसफर कर रहे हो। मतलब हो सकता है कि एक मशीन है जो आपके पास बतौर इन्वेंट्री रखी हुई थी, उस मशीन को आपने अपने गोडाउन से उठाया और अपने यूज में ले लिया। तो कल तक जो चीज आपके लिए इन्वेंट्री थी, अब वो अगर आपके यूज में आ गई तो आपके लिए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बन गई। तो वो मशीन आपके पास फर्ज करे रखी हुई है 1 मिलियन की कॉस्ट पर, आप उसको मार्केट में बेचते हैं 1.5 मिलियन का। तो जब आप उसको गोडाउन से विड्रॉ करेंगे फॉर व्हाट, बतौर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अपने यूज के लिए, तो आप उसको 1 मिलियन कॉस्ट रिकॉग्नाइज करेंगे या 1.5 मिलियन पर? ऑब्वियसली 1 मिलियन पर, क्योंकि आपको वो कितने की पड़ी है, 1 मिलियन की।
तो अगर आप अपने अपने आप को यानी अपने एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कोई एसेट ट्रांसफर करते हैं तो वो ट्रांसफर किस पे परफॉर्म होगा? कॉस्ट पर। अगर वो ट्रांसफर जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू पर या सेलिंग प्राइस पे परफॉर्म किया है तो ये स्टैंडर्ड बोलता है कि हम इंटरनल प्रॉफिट्स को एलिमिनेट कर देंगे। तो अगर आप अपने ही गोडाउन से कोई इन्वेंट्री ट्रांसफर करते हैं जिसको आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट का पार्ट मान रहे हैं, वो ट्रांसफर कॉस्ट पे परफॉर्म होगा, ना कि सेलिंग प्राइस पर। एक बात, यहां तक बात समझ में आती है? अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, एबनॉर्मल लॉसेस। तो अगर किसी भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को कंस्ट्रक्ट करते हुए कोई एबनॉर्मल लॉसेस हुए हैं तो उन एबनॉर्मल लॉसेस को भी आप क्या करेंगे? कॉस्ट का पार्ट बनने नहीं देंगे। तो अगर आपकी किसी कॉस्ट में कोई मटेरियल लॉस हुआ है, एबनॉर्मल लॉस हुआ है, तो उस एबनॉर्मल लॉस को आप क्या कर देंगे? लेस कर देंगे अगर शामिल है, और शामिल नहीं तो फिर आप कुछ नहीं करेंगे। तो एबनॉर्मल लॉसेस भी आप कंसीडर नहीं करते, इंटरनल प्रॉफिट भी आप कंसीडर नहीं करते, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस भी आप कंसीडर नहीं करते, रीडिप्लॉइंग या रिलोकेशन कॉस्ट भी आप कंसीडर नहीं करते, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग न्यू फैसिलिटी भी आप कंसीडर नहीं करते, कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट जैसे एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी आप कंसीडर नहीं करते, स्टाफ ट्रेनिंग आप कंसीडर नहीं करते, एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल ओवरहेड्स आप कंसीडर नहीं करते। तो ये 6-7 पॉइंट हैं जो आप नोट कर सकते हैं अलग से कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट में कौन कौन से आइटम्स जो हैं वो हम कैपिटलाइज नहीं करते। यहां तक कोई सवाल हो आपका तो आप मुझे जवाब दीजिएगा प्लीज। हाँ जी बेटा, प्लीज बताइए। सब लोगों से पूछ रहा हूँ बेटा। हाँ पॉसिबल है। सवाल आया है सर, इट इज पॉसिबल टू हैव वन क्लास ऑफ इक्विपमेंट विद डिफरेंट यूजफुल लाइफ। बिल्कुल पॉसिबल है, तो कोई बड़ी बात नहीं, हो सकता है, ऐसा हो सकता है। भाई मैं सबसे पूछ रहा हूँ, चंद स्टूडेंट ने मुझे रिप्लाई किया। हाँ, आपने अगर याद हो आईए के अंदर व्हीकल वाला क्वेश्चन किया था, उसमें एक व्हीकल 1 था, व्हीकल 2 था, व्हीकल 3 था तो व्हीकल ना, लेकिन उनकी लाइफ क्या थी या उनका रेट ऑफ डेप्शन क्या था, मुख्तलिफ था। ये पॉसिबल, यूजफुल लाइफ अलग अलग हो सकती है। कोई सेकेंड हैंड हो सकता है आपके पास, कोई न्यू हो सकता है। किसी की एफिशिएंसी ज्यादा हो सकती है, किसी की एफिशिएंसी कम हो सकती है, इसके बिना पर उसकी लाइफ में फर्क आ सकता है। ये मुमकिन है। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये आपको सारी गुफ्तगू समझ में आई होगी। तो ये मैंने स्टैंडर्ड से पढ़ाया तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो गया। उसूली तौर पे तो इसको अगर मैं समराइज फॉर्म में रखता तो थोड़ा जल्दी हो जाता। बहरहाल, तो ये आपके सामने डिस्कशन है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन हमने करने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने और ये हैंडआउट मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, लेकिन बहरहाल क्वेश्चन आप देख लें जरा आपके सामने। क्वेश्चन क्या आपके सामने? क्वेश्चन क्या आपके सामने बेटा? एनर्जी फूड लिमिटेड imported a machine with following details। इनवॉइस प्राइस है कितनी? 10,000 रुपए। कस्टम ड्यूटी 1,500 रुपए। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 50 रुपए। ऊपर सब कुछ रुपीज इन थाउजेंड में है। वैल्यू रिटर्न बाय कस्टम अथॉरिटी, ये बताया था मैंने आपको पहले भी कि भाई हमने तो बाहर से इंपोर्ट किया 10,000 का, लेकिन कस्टम के हिसाब से इसकी वैल्यू 13,000 रुपए। तो ये ऐसा क्यों है? ताकि कस्टम 10,000 के बजाय 13,000 पे कस्टम ड्यूटी का रेट अप्लाई कर सके। अगर हमें कस्टम ड्यूटी कैलकुलेटेड दी हुई है तो फिर अभी इसका कोई यूज नहीं है। हाँ, अगर कस्टम ड्यूटी का कोई परसेंटेज होता तो ऑब्वियसली हम इसको यूज करते हैं, फिलहाल इसका कोई यूज नहीं है। लेकिन नॉन रिफंडेबल सेल्स टैक्स क्लियर लिखा हुआ है। इनकम टैक्स पेड इम्पोर्ट स्टेज, कैरेज, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, कॉस्ट ऑफ रेस्टोरिंग द साइट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो मैं आपको इन शॉर्ट अभी, क्योंकि मुझे क्लास एंड करनी है, क्लास काफी लेंथी हो गई है इस वक्त। अच्छा जी, तो
मैं आपके सामने रख दूं बात कि कौन कौन चीज आप यूज नहीं करेंगे बेटा, इसका कोई यूज नहीं है, इसको भी आप कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपने इनवॉइस प्राइस कैपिटलाइज की, कस्टम ड्यूटी कैपिटलाइज की, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कैपिटलाइज कर दी। ठीक है, वैल्यू डिटरमाइंड बाय कस्टम अथॉरिटी, आप ये हमारा यूज में नहीं है। नॉन रिफंडेबल सेल्स टैक्स कर दिया, क्या कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया। इनकम टैक्स आप ऐड नहीं करेंगे इसके अंदर कॉस्ट में। कैरेज क्या कर दिया आपने, कैपिटलाइज कर दिया। ठीक है, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट कैपिटलाइज कर दिया। अच्छा, कॉस्ट ऑफ रेस्टोरिंग द साइट क्या कर दिया आपने, कैपिटलाइज कर दी। एडमिन चार्जेस कैपिटलाइज नहीं किए, इंस्टॉलेशन कॉस्ट कैपिटलाइज कर दी। ये तमाम कॉस्ट आप कैपिटलाइज करेंगे, ये आपके सामने टोटल आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो है इस पे डिटेल क्वेश्चन है, हम करते हैं तफसील से, और वो हैंडआउट वगैरह मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो इंशाल्लाह इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आप सबको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। तो यहीं पर इसको मैं एंड करने जा रहा हूँ बेटा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।